हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चन से करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। लास्ट लेक्चर में हमने जो नया चैप्टर है हमारा वेक्टर 5th चैप्टर, उसके अंदर एक्सरसाइज 5.3 जो स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था, जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमने देखा था। बहुत सारे कंसेप्ट हमने देखे उसके अंदर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये जो क्वेश्चंस है ये 3D चैप्टर से रिलेटेड है और उसके भी बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में 5.3 स्टार्ट करने के पहले, कि 3D चैप्टर का जो ये डायरेक्शन एंगल्स होता है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 जो आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके साथ ही ये जो डायरेक्शन एंगल होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन एंगल के बेसिस पर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो आपने बेसिक में सीखा ही था, फिर भी अभी स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन और शॉर्ट में एक जो है आइडिया दे देता हूँ कि आपको किस तरह से याद रखना है। तो वो ट्रिक याद रखो। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मतलब हमेशा कंफ्यूजन रहता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता या टर्मिनोलॉजी वो कंफ्यूज जाते हैं कि डायरेक्शन एंगल क्या था, डायरेक्शन कोसाइन क्या था, पूरा खिचड़ी हो जाता है। इसलिए आप बेसिक पहले अच्छे से देख के रखो इसका, ये लेक्चर देखने के पहले ही। अभी चाहिए तो स्टॉप कर दो, वो देख लो मैंने क्या बताया था। नहीं भी देखा होगा ना, आ जाओ वापस बताता हूँ, जितने बार बोलोगे बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं ऐसे बताऊंगा ना कि आपको याद हो जाए। ओके, कंपेरेटिव स्टडी मतलब कंपेयर करके तीनों को एक जगह पे मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर रख के, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन एंगल देखो, आपको पता है मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसे बताया था, इस तरह से। अब आपको ये बोर्ड पे तो 2D है ना, 2 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में मैंने आपको इस तरह से बताया था। देखो 3 वेक्टर्स, 1 दिस इज सेकेंड वेक्टर एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, ये तीसरा वेक्टर जो ब्लू है ये दोनों के ऊपर तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, 3 डायमेंशन। सो इसको अगर एक्स एक्सिस कंसीडर करते हो तो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब कोई भी एक वेक्टर है समझो, कहीं पर भी स्पेस में, प्लेन में समझो, या 3D ये जो कोई भी एक प्लेन है, ये प्लेन या इस प्लेन में, तो कोई भी एक वेक्टर है, तो वो वेक्टर क्या होगा, तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। सपोज यहाँ पर मैं तुमको बताना चाहूँगा बच्चों कि सपोज कोई एक वेक्टर है इस तरह से, समझो यहाँ से ऐसे ले सकते हैं कि ये एक वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है ना वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा समझ सकते हो। यही वेक्टर, अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ देखना चाहिए, समझो ये O और ये A है, तो ये जो O है यानी A बार है, तो ये जो A बार वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा बोलते हैं। और यही वाला वेक्टर जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y के साथ जो एंगल होगा वो बीटा होगा। और यही वेक्टर जो है इस z एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगा वो गामा रहेगा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। बस पहले तो इतना याद रखो कि अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स है। किसके एंगल से? किसी एक वेक्टर के। कौन से एंगल है उस वेक्टर के? वेक्टर तो एक ही रहता है ना, इस तरह से एक ही वेक्टर है, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो है अल्फा बीटा गामा। समझ में आया? अब आगे देखो, चलो अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ये जो डायरेक्शन एंगल है ना अल्फा बीटा गामा, इनका अगर हम कॉस लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से सुनो, डायरेक्शन एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा, एकदम फिट कर लो दिमाग में, याद कर लो एक बार। अल्फा बीटा गामा मतलब ये तीनों एंगल है किसी एक वेक्टर का एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, समझे। और इन तीनों का अगर कॉस लेते हैं तो उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ओके, और इन तीनों को अलग से हम एल, एम और एन नाम देते हैं। ओके, तो ये जो एल, एम, एन है क्या है, इसको भी हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है और शॉर्ट में उनको एल, एम, एन बोलते हैं। अब जैसे कि देखो किसी का नाम प्रकाश होता है स्कूल में, घर पे पकिया बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉस अल्फा को शॉर्ट में नाम दिया एल, कॉस बीटा एम, कॉस गामा एन। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। तो अब याद रखो कि जब भी डायरेक्शन एंगल बोला जाएगा तो आप क्या करोगे? अल्फा बीटा गामा। जब डायरेक्शन कोसाइन आएगा तो एल, एम, एन। समझ में आ रहा है? एकदम कंपेरेटिव स्टडी करना और याद कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एल और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है? एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इस अल्फा का कॉस करोगे तो एल आएगा, बीटा का कॉस किया तो एम आएगा और गामा का कॉस किया तो एन आएगा। अब तीसरा क्या था? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या था? कोई भी 3 नंबर्स होते हैं, ए, बी, सी, कोई भी 3 नंबर्स होंगे, बट ऐसे नंबर होंगे ये जो डायरेक्शन कोसाइन है उसके साथ
उसके साथ जो रेशियो में होते हैं। ओके, अब इनका रिलेशन क्या होता है, एल, देखो एल, ये जो एल है इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ न्यूमरेटर में कुछ आएगा, बताता हूँ रुको। फिर ये जो एम होता है, ये एम रिलेटेड होता है किस तरह से, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो बहुत से बच्चे फॉर्मूला हार्ड लगता है बच्चों को, मैं इजी करके बता रहा हूँ। न्यूमरेटर अभी तक नहीं लिखा मैंने, अभी बताऊँगा रुको। एन, ये जो तीसरा एन है, एन वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मैं इसका रिलेशन बता रहा हूँ, ये जो एल एम एन है ये डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन रेशियो कोई ऐसे 3 नंबर है जिनका डायरेक्शन कोसाइन के साथ एक रेशियो आता है, इक्वल रेशियो। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो एल है वो कैसे होता है, एल, ये जो ए है ना, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस न्यूमरेटर में ए लिखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, एल एम एन, एल होगा तो ए लिखना न्यूमरेटर में, और अगर एम है तो बी आ जाएगा, और एन है तो सी आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये इंडिविजुअल 3 फॉर्मूलाज हो गए एल एम एन के लिए। इसको हम रिलेशन भी बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एल एंड ए, एम एंड बी, एन एंड सी। देखो एल और ए का रिलेशन, एम और बी का रिलेशन, एन और सी का रिलेशन। कभी हमको अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है ए बी सी, तो उसका यूज़ करके हम डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन जो है फाइंड कर सकते हैं। एल एम एन, ये जो एल एम एन है वो फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ए बी सी पता हो तो। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो ये क्या था, डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, ए बी सी। ओके, अब देखो यहाँ पर भी इसको बॉक्स बनाता हूँ, फिर से याद करो ये क्या था, डायरेक्शन एंगल्स, याद करो, कंपेयर डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन एंगल। एल एम एन क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, इसको एकदम याद कर लो। और ये क्या था, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना उसको DRS लिखते हैं शॉर्ट में, डायरेक्शन रेशियो ये शॉर्ट में लिखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को DCS लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो कहीं पर DCS लिखा है मतलब डायरेक्शन कोसाइन दिया है, कहीं पर DRS लिखा है मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया है। और डायरेक्शन एंगल को कुछ ऐसे स्पेशल नाम नहीं है, डायरेक्शन एंगल ही बोलते हैं। अच्छा, ये जो होता है LMN, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है आपस में, यहाँ से आता है। ये जो अल्फा बीटा गामा का क्या होता है, इसका जो कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का कॉस का स्क्वायर करेंगे। ये कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा है, तीनों का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो आंसर कितना आता है, 1। तो ये एक रिलेशन है। इसको अगर LMN के फॉर्म में लिखना है तो कॉस अल्फा क्या होता है, L, तो कॉस स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस फिर कॉस स्क्वायर बीटा मतलब M स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा मतलब n होता है, कॉस गामा n होता है, तो उसका स्क्वायर मतलब n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, समझ में आया। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, एक है डायरेक्शन एंगल जो अल्फा बीटा गामा होता है, उसी का कॉस लिया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम LMN बोलते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस होता है। और ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके रेशियो में कुछ 3 टर्म्स होते हैं जो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं जो इनके साथ प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं। अब ये दोनों जो रेशियो है, इस रेशियो के बाद ये जो LMN का ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो ABC, ये नंबर्स हैं, इनका L और MN के साथ रेशियो होता है, तो इनका ये रिलेशन है। जब भी ABC पता होगा तो L निकाल सकते हो, M निकाल सकते हो, N। LMN क्या था, ये, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन एंगल से डायरेक्शन कोसाइन मिलता है, और इनके साथ जो प्रोपोर्शन में 3 नंबर्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, उनके जो है रिलेशन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके हेल्प से हम लोग अगर अल्फा और बीटा पता है तो गामा निकाल सकते हो, बीटा गामा पता है तो अल्फा निकाल सकते हो। कोई भी 2 एंगल पता है, अगर अल्फा बीटा पता है तो गामा आ जाएगा, बीटा गामा पता है तो अल्फा आ जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर के कोई भी 2 डायरेक्शन एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर समझो कि हमको डायरेक्शन रेशियोज पता है ABC और हमको बोला गया LMN निकालो, डायरेक्शन कोसाइन LMN निकालो, तो इन फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो चलो अभी ये बेस हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला जो क्वेश्चन है आज का हमारा 10th 3D का, मतलब पहला ही क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन। इफ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड थर्ड डायरेक्शन एंगल। अभी जो आपने मेरा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अगर वो पता चल गया है आपको, बहुत ईजी लगने वाला है। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या दिया है कि जो डायरेक्शन एंगल्स है, आपको पता है 3 डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, अल्फा
बीटा एंड गामा, ये तो पता ही है, ठीक है। किसी भी वेक्टर के 3 डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। डायरेक्शन एंगल मतलब क्या बताया था, वो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फा, वाई के साथ जो एंगल बनाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। अच्छा, दो हमें दिए स्टार्टिंग के कि 45 और 60 डिग्री है। चलो अल्फा अगर समझो 45 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, तो फाइंड थर्ड डायरेक्शन एंगल। तो ये थर्ड डायरेक्शन एंगल गामा कितना होगा, कैसे करोगे, बहुत ईजी है। जो ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं इनका एक रिलेशन मैंने बताया था आपको कि कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जो पहला वाला इसका जो कोसाइन होता है डायरेक्शन कोसाइन, हम यहाँ पर वी हैव लिख सकते हो। ये जो अल्फा है इसका कॉस स्क्वायर, फिर बीटा का कॉस स्क्वायर, और फिर गामा का कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है, तीनों का प्लस किया है ना, इस रिलेशन से आ जाएगा। अल्फा बीटा मालूम है, गामा आ जाएगा, अभी बताया था ना आपको। चलो देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है 45 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 60 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। गामा कैसे बनाते हैं, इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऊपर कर दो, चलेगा। ओके, चलो ये बताया मैंने गामा कैसे बनाते हैं। कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 याद करो 1/√2 होता है। ओके, 1/√2 स्क्वायर। कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। गामा जरा अच्छे से बना दो, ऐसे करके ऐसे उड़ा दो। 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस कॉस स्क्वायर जो है गामा इज इक्वल टू 1। अब कैसे करोगे, देखो इन दोनों को प्लस कर सकते हो, या तो एक काम करो इन लोग को वहाँ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये हाफ यहाँ है तो -12, और ये प्लस 1/4 यहाँ गया तो -1/4। देखो अब कैसे करेंगे, 1 में से हाफ, देखो सीधी सी बात है, 1 में से अगर हाफ माइनस करते हैं ना, 1 में से आधा माइनस करोगे 1/2 मतलब आधा, तो आधा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ, हाफ माइनस 1/4। अब ये आधे में से पाव माइनस करना है, अब आधा पाव क्या है, एक काम करो, चलो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ इस तरह से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या है, 2 और 4 दोनों के टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे 4 आएगा 2 टाइम्स, तो उस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करना, 2 1 जा 2। 4 का टेबल कितने बार पढ़ोगे 4 आएगा, 4 1 जा 4, 4 का 1 जा, तो 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे 1, सो 2 - 1 1, 1/4। नहीं समझा, एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, जैसे आपको आता है वैसे कर लो। अच्छा, एक सीधा लॉजिक से भी कर सकते हैं। ये हाफ है, 1/2 मतलब आधा, हाफ, और 1/4 मतलब 4 का 1 पार्ट, यानी पाव, आधे में से पाव गया तो पाव। ठीक है, समझा तो ठीक, नहीं तो ऐसे करो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ तो करो, आंसर लाओ। तो ये आंसर आ गया 1/4। ये क्या है, कॉस स्क्वायर गामा। अभी हमको निकालना क्या था, चेक करो, हमको निकालना था फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल, मतलब ये गामा निकालना है, बट ये तो कॉस स्क्वायर गामा है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर गामा निकालते, कैसे निकालोगे, एक मिनट। हाँ चलो इसके आगे का पार्ट करते हैं। ये निकालने के लिए कॉस गामा, ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर देखोगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड गया तो स्क्वायर रूट किसका 1/4। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट लेते तो याद है ना बचपन से, प्लस माइनस दोनों आता है, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू, तो क्या आ जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, मतलब क्या आया कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस 1/2 और कॉस गामा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, देखो कॉस गामा जो है ये हाफ कब होता है कॉस, जब कॉस 60 डिग्री होता है। ओके, अब 60 लिख सकते हो, या तो 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। ओके, π/3 रेडियन में, और कॉस गामा फिर से माइनस हाफ क्या होता है कॉस 60 यानी π/3। चलो ये दोनों को कंपेयर करोगे तो गामा क्या आ गया, π/3 आ गया। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर देखो कॉस गामा और ये माइनस है, इसको फिर से थोड़ा सॉल्व करो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने जो तीसरा चैप्टर किया था ना, उसका कंसेप्ट याद करो क्या था। कॉस निगेटिव कब होता है, याद करो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ये 0 से लेके पाई की बात करेंगे, 0 to पाई के बीच में। पहले क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो कॉस निगेटिव होता है। या कॉस निगेटिव दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या सिखाया था, पाई माइनस लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा कॉस पाई माइनस π/3। तो होगा क्या, अगर ये पाई हटेगा तो कॉस का कॉस रह जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से निगेटिव आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3π - 1π 2π/3। ओके, सो फाइनली कंपेयर करोगे तो गामा क्या आ गया 2π/3। तो गामा की दो वैल्यू आ गई।
ओके, एक ये वैल्यू आई और एक दूसरी ये वैल्यू आई। अच्छा, अभी टेक्स्ट बुक में पीछे एक ही वैल्यू दी हुई है, आप चेक करके देखोगे तो सिर्फ यही दिया हुआ, तो इनकम्प्लीट है। कभी भी याद रखो यहाँ पर सिर्फ प्लस नहीं ले सकते, जब भी स्क्वायर रूट करोगे तो माइनस भी आना चाहिए, इसलिए इसके दो आंसर आएंगे ऑप्शनल कि दो टाइप से एंगल हो सकता है। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव, मतलब गामा का दो आंसर हो सकता है, π/3 या तो 2π/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान था। यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर, ये जो रिलेशन है मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ, ये जो रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। कभी भी दो डायरेक्शन एंगल पता है, तीसरा इससे ही निकालोगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 11th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये बहुत ही आसान है, 10th की तरह ही है। जैसे 10th था, आपको खाली बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्शन एंगल क्या है और कोसाइन क्या है, बस उसका रिलेशन पता है, आप यूज कर लो। देखो जैसे यहाँ पर इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ द एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स वाई जेड के साथ ये एंगल बन रहा है, तो ऐसे एंगल्स को याद है ना, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, मतलब अल्फा, बीटा और गामा बोलते हैं। अल्फा कितना है 90 डिग्री, देखो ये, और दूसरा क्या है बीटा 135 डिग्री, तीसरा एंगल जो है 45 डिग्री, ये है, ठीक है। और क्या बोला गया, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, LMN, याद आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन क्या था, LMN, बट L क्या था, ये अल्फा बीटा गामा का कॉस है। ओके, तो चलो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले L निकालेंगे। L क्या होता है, कॉस अल्फा। फिर अगर मैं बोलूँ M डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा M होता है, ये क्या होता है, कॉस बीटा। तीसरा जो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस गामा, ठीक है। ये तीन चीज निकालेंगे, हो गया बस। थर्ड चैप्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने सीखा था। सो L निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, देखो 90। अब 90 का कॉस कितना होता है, 90 डिग्री का, याद करो 0, याद आ रहा है, हो गया L। चलो M निकालते हैं, M कैसे आएगा, कॉस बीटा। बीटा तो 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री का तो हमको टेबल नहीं याद है, तो आप क्या करो, इसको स्प्लिट करो, 90 प्लस कर दो या 180 माइनस कर दो। चलो मैं 90 प्लस 45 करता हूँ 135 को। सो जब 90 होता है, याद है ना, जब 90 होता है इसको हटाएंगे तो कॉस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। अब ये प्लस है, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट है, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा। साइन को मत देखो, इसको देखो, किसको चेंज कर रहे हैं, कॉस को। तो ये 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस, इसको आप 180 माइनस 45 भी कर सकते हैं, 135 को 180 माइनस 45, तो कॉस का कॉस रह जाएगा 180 माइनस 45 आ जाएगा, और यहाँ माइनस, कॉस निगेटिव होता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो चुका है। अब क्या होगा, m इज इक्वल टू साइन 45, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो ये m आ गया। चलो अब तीसरा देखते हैं, n के लिए क्या फॉर्मूला, n इज इक्वल टू कॉस गामा। गामा कितना है, थर्ड एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो n इज इक्वल टू व्हाट, कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। सो आपको मिल गए तीन वैल्यू, L M N की चाहिए थी, मिल गई। क्या निकालना था, फाइंड इज डायरेक्शन कोसाइन, देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस, इसको DCS भी बोलते हैं। R क्या है, सबसे पहला 0, -1/√2, 1/√2, ये हो गया आंसर। चलो इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया है, देखो, इफ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 4, -12, 18, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइन है। तो अभी बेसिक के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी डायरेक्शन रेशियो होगा तो आप ABC उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसिडर करोगे, और डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या है, LMN, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसको हम LMN नाम देते हैं। और मैंने अभी आपको बेसिक में बताया कि जब भी ABC और LMN में से कुछ दिया है, कुछ फाइंड करना है, इनके बीच में रिलेशन होता है जो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखते हो, यहाँ पर सोल्यूशन लिख के जो दी हुई वैल्यूज़ है वो यहाँ लिख डालो। ओके, ये जो दिया था ABC की वैल्यू लिख दिया। नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन ऑल दीज। सबसे पहले L, याद करो मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर में डिनोमिनेटर में तीनों जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो ABC, तीनों का स्क्वायर करके प्लस करना। ऊपर अगर L है तो A लेना, याद आ रहा है, और M है तो क्या करते हैं B, और अपॉन में √A² + B² + C²। ओके, और N है तो C करते हैं ऊपर। ओके, रूट और डिनोमिनेटर तो फिक्स है, यही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने और एक बात बताई थी, यहाँ पर आप प्लस माइनस लेते हो, ठीक है, प्लस माइनस। तो अभी क्या करेंगे, या तो पूरा प्लस ले लो तीनों को, या तीनों को माइनस लेके करो, क्योंकि रेशियो है, ये जो आएंगे तीनों रेशियोज में आएंगे, LMN। ओके, तो यहाँ पर मैं प्लस में ही लेके करता हूँ, एक सेट लाता हूँ LMN का। कैसे करेंगे, देखो L इज इक्वल टू, वैल्यूज रखो, A 4 है, अपॉन
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप चाहिए तो यहाँ पर अलग से जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो अलग से पहले। तो ए स्क्वायर क्या है देखो, ए 4 स्क्वायर प्लस बी क्या है -12 स्क्वायर, ये देखो ये, फिर सी क्या है 18 स्क्वायर। इसकी इस तरह से अलग से वैल्यू निकाल लो। सो क्या आ जाएगा देखो, 4 स्क्वायर 16 प्लस 144 प्लस 18 स्क्वायर क्या होता है 324। चलो प्लस करके देखो क्या आता है, 6 4 10 10 4 14 1 आया, 1 1 2 2 4 6 2 8 ओके, और ये 1 3 4 484 आया। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 484 किसका होता है देखो, अगर 20 होगा तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 ओके। ये 22 का अगर करके देखेंगे तो क्या आएगा 22 इंटू 22 44 4 44 एंड 4 484, मतलब ये 22 का स्क्वायर है ओके। ये 20 इसका स्क्वायर रूट 22 है। तो मैंने क्या किया है, जो सबका डिनोमिनेटर कॉमन है इसको 3 बार सॉल्व करने से अच्छा एक ही बार यहाँ पर सॉल्व कर लिया ओके। अब आप इसको अच्छे से पहले सॉल्व करके दिखाना, ABC लिखने के बाद ये करना, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना ओके। अब ये A अपॉन ओके रूट ये जो था ये कितना आ चुका है 22, तो डायरेक्ट आ गया देखो, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आ गया L। सो L इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 11 ज़ा, सो 2 अपॉन 11, तो ये मिल गया आपको L वैल्यू 2 अपॉन 11। अब M वैल्यू कैसे आएगा देखो, M इज इक्वल टू B क्या है -12 अपॉन इसकी वैल्यू क्या थी 22, तो 2 6 ज़ा 2 11 ज़ा, सो M आ गया -6 अपॉन 11, M की वैल्यू आ चुकी है। चलो अभी तीसरा जो है N कैसे निकालोगे, C यहाँ से देखो ये 18 है, सो 18 अपॉन ये जो रूट वैल्यू है एक ही बार निकाल दिया 22, सो 2 9 ज़ा 2 11 ज़ा, सो N इज इक्वल टू 9 अपॉन 11 आ गया। सो ये LMN आया, तीनों पॉजिटिव आया। अगर हम यहाँ तीनों माइनस लेंगे तो तीनों माइनस आ जाएगा, तो नहीं ये दोनों पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया। अगर तीनों को माइनस लोगे तो क्या आएगा, फॉर्मूले में माइनस यूज़ करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो भी चलेगा, बट हमेशा जब भी ऐसे रिलेशन यूज़ करो पॉजिटिव वाला वैल्यू ही यूज़ करो। चलो अभी यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना पूछा क्या था, देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस आर 2 अपॉन 11 -6 अपॉन 11 9 अपॉन 11 हो गया। चलो कॉपी कर लो ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 13 है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, बिल्कुल 11 12 जैसा ही है पर थोड़ा सा एडवांस है। क्वेश्चन क्या दिया है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB बार आर -2, 2, 1 ओके। इफ A is given that 4, 1, 5 and length of AB is 6, then find the point B। मतलब यहाँ पर एक वेक्टर है AB बार, ये जो वेक्टर है इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये वेक्टर है A और B, इस तरह से AB दो पॉइंट है। जो पॉइंट A है दैट इज गिवन 4, 1, 5 और ये जो लेंथ AB है A और B के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 6, और ये जो B है ये कितना वो पता नहीं, यही पता करना है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B ओके। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर ये जो 6 दिया ये लेंथ ऑफ AB मतलब डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। समझो कि ये पॉइंट A है ना वो x1 y1 और z1 इस तरह से है, दिस इज व्हाट x1 y1 एंड z1। समझो ये जो पॉइंट B है ये जो फाइंड करना है x2 y2 और z2 है ओके इस तरह से। तो होता क्या है कि अगर ये जो पॉइंट है और इसका डिस्टेंस दिया है, तो जो दूसरा पॉइंट है इन दोनों के बीच में ये जो कोई भी एक वेक्टर है AB बार, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, यानी कौन से LMN, ये कैसे निकालोगे, ये डायरेक्शन रेशियो देखो, ये ABC दिया हुआ है, दीज आर व्हाट ABC पता है तो LMN निकाल सकते हो। अभी 12th वाले क्वेश्चन में किया था देखो, ABC पता था तो LMN निकाला था, तो आप LMN जो है डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। तो अगर किसी पॉइंट का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ये x2 है, ये कैसे आएगा, तो ये x1 जो है ना x1 उसमें प्लस ओके यहाँ पर देखो LMN होता है बराबर, और इसका डिस्टेंस d है, तो ये जो L इंटू डी प्लस या तो माइनस, क्योंकि जो पॉइंट है समझो यहाँ से वेक्टर है, पॉइंट इस वेक्टर के इस साइड हो सकता है या दूसरे साइड हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लेंगे। ये कौन सा होगा, ये x2, ये जो पहला पॉइंट है वो आ गया पहला पॉइंट। ये जो दूसरा पॉइंट है वो कैसे निकालोगे y2, तो ये जो y1 है इस y1 के अंदर ये जो m है m के साथ d का मल्टीप्लाई किया md, तो ये y2 आ गया। z2 कैसे निकालोगे,
Z1 जो है ना, जो दिया हुआ वैल्यू है Z1, इस Z1 के अंदर ये जो थर्ड है n और इस d का मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, प्लस माइनस दोनों लेना, तो ये Z2 आ गया। तो इस तरह से जो ये अननोन वैल्यू है ये आ जाएगा। ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, याद रखो। कोई भी 2 पॉइंट में से एक पॉइंट पता है तो दूसरा पॉइंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं LMN, उसके साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दोगे। जैसे x1 के अंदर ऐड करना है L इंटू डी प्लस x1 या तो माइनस x1। ओके, सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपके पास ABC दिया है, डायरेक्शन रेशियो यानी ABC दिया है, पता ही है आपको। तो हम सबसे पहले LMN फाइंड करते हैं। तो वी हैव LMN के लिए क्या था, देखो L इज इक्वल टू, याद आ रहा है, A अपॉन, सबसे पहले LMN के लिए हम क्या करेंगे पता है, ये रूट जो डिनोमिनेटर 3 बार आता है ना, उसको पहले अलग से कर लो, है ना। अलग से कर लेंगे तो बार बार उसको 3 बार नहीं करना है। सो कंसीडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो रूट ऑफ क्या है, देखो -2 स्क्वायर प्लस b और c 2 और 1 है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो देयरफॉर रूट ऑफ -2 स्क्वायर इज +4 +4 + 1, सो 9। तो कितना आ गया, √9, 3 आ गया। ओके, नाउ L इज व्हाट, a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो वही फॉर्मूला मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। अभी 12th वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया था। ABC और LMN के बीच में ये रिलेशन होता है। अगर ABC दिया है तो आप ये जो मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ, इन फॉर्मूलेज का यूज़ करके आप निकाल सकते हो LMN ईजीली। ओके, अब यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बार बार आ रहा है, तो क्या करो, उसको पहले ही निकाल दिया। अब a वैल्यू कितना है, देखो a इज़ वॉट -2 अपॉन रूट वैल्यू क्या है 3, ये आ गया। m वैल्यू में b कितना है, देखो 2 अपॉन ये जो है 3, सबका डिनोमिनेटर 3 होगा, c इज़ 1 अपॉन 3। सो LMN की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पर आप यहाँ पर पहले लिख सकते हो a इज़ -2 b इज़ 2, ये लिखना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे ABC कहाँ से आ रहा है। ये जो है ना, ये ABC है। अब LMN आ गया। अब मैंने जैसे बताया था कि जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव पॉइंट A इज़ वॉट 4, 1, 5। देखो ये दिया हुआ है 4, 1, 5। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x1, y1 और z1, इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। ओके, लेंथ AB इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस बिटवीन AB दिया है, उसको हम शॉर्ट में D कंसीडर करते हैं। अब देखो पॉइंट B के लिए क्या करेंगे, ओके, फॉर पॉइंट B आप कंसीडर करो x2, y2, z2, ये हमको फाइंड करना है। तो अब x2 कैसे निकालोगे, x2 इज इक्वल टू, तो ये x2 कैसे मैंने बताया था, x1 प्लस L D, मतलब ये जो x1 है इसके अंदर इस D और L का मल्टीप्लाई करके प्लस या तो माइनस करना। नेक्स्ट y1 कैसे निकालोगे, y2, ये y2 कैसे आएगा, y2 ये देखो y1 प्लस MD प्लस माइनस। अच्छा, अभी तीसरा z2 कैसे निकालोगे, z2 ये था, देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसके साथ ही लिख देता हूँ, z2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो वैल्यू फाइंड करो। x2 इज इक्वल टू, x1 कितना है, देखो x1 ये है 4 प्लस माइनस L -2/3 D इज 6। सो x2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 से ये कट हुआ 2, -2 × 2 -4, ये आ गया। देखो करते जाते हैं। y2 इज इक्वल टू, अभी उसको सॉल्व करेंगे आगे। y1 यहाँ से देखो y1 है 1 प्लस माइनस m क्या था, देखो यहाँ पर है m इज 2/3 इंटू d क्या है, देखो 6, 3 2 ज़ा 6। सो y2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, ये इस तरह से है। चलो z2 देखो, z2 इज इक्वल टू z1। अभी z1 क्या है, देखो z1 ये रहा 5, वही काम बार बार करना है। n यहाँ से आया, देखो n 1/3 इंटू d कितना है 6, तो ये 3 2 ज़ा 6। सो z2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब देखो इसको स्प्लिट करके सॉल्व करो। x2 क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 और यानी कितना आ गया, 4 प्लस माइनस 4 यानी 0 आ गया, और x2 क्या आ जाएगा, एक बार प्लस लिया, अब माइनस ले, 4 माइनस -4, तो 4 माइनस 4 प्लस 4 8 आ गया। तो x2 के लिए 2 वैल्यू आई। चलो y2 क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, या तो y2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 और करके 1 प्लस 4 यानी 5, 1 माइनस 4 यानी -3। तो z2 भी आ जाएगा, z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 और
Z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 होगा तो 7, 5 माइनस 2 होगा तो 3। सो कैसे आ गया, देयरफॉर ये जो था ये B आया, B के कोऑर्डिनेट थे क्या थे, x2, y2, z2, तो क्या आ जाएंगे इज इक्वल टू x2, देखो या तो पहले क्या आया 0, देखो पहले b2 x2 0 आया, फिर 5 आया y2, फिर 7 आया, और दूसरा b का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, ये वाला 8 माइनस 3 3, 8 माइनस 3 3। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे करना है। हम लोगों को पॉइंट बी फाइंड करना था, देखो यहाँ पर हमने पॉइंट बी फाइंड किया, बट पॉइंट बी के दो कोऑर्डिनेट्स आए, पॉइंट बी दो अलग अलग पोजीशन में हो सकता है। जैसे पॉइंट ए से डिस्टेंस 6 पर ये पॉइंट बी यहाँ भी हो सकता है, या पॉइंट ए से 6 के डिस्टेंस पर यहाँ या कहीं और भी हो सकता है, विथ सेम डायरेक्शन एंगल्स या डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो इस तरह से ये आ चुका है, इसको कॉपी कर लो 13। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको करते हैं। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस LMN सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस। LMN के फॉर्म में दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये दोनों दो लाइंस है और उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। ये दो लाइन है, इस तरह से देख लो, इन दोनों लाइन के बीच में हमें जो एक्यूट एंगल होगा वो फाइंड करना होगा। ओके, तो कोई भी दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर स्लोप पता है तो स्लोप के फॉर्म में अलग फॉर्मूला आपने स्ट्रेट लाइन वगैरह में देखा था, बट यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 3D के अंदर, जो एक फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन एनी टू लाइन्स इज गिवन बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला। इसके लिए आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। जैसे कि समझो ये पहली लाइन है, तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, याद है ना, ABC, और ये दूसरी लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा ABC, बट दोनों सेम हो गया। इसको 1 1 1 कर दो तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, और ये क्या हो गया 2 2 2 कर दो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन। अब अगर किसी दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो हम उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल थीटा निकालते हैं इस फॉर्मूले से, कॉस थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में ये इनके जो A वाले A1 और A2 को मल्टीप्लाई कर दो, B1 एंड B2 का प्रोडक्ट कर दो, एंड C1 C2 का प्रोडक्ट करो और बीच में प्लस लगा दो इस तरह से, और अपॉन में क्या करो, रूट करो। ये जो A1 B1 C1 है इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर दो, प्लस यहाँ पर भी A2 B2 C2 स्क्वायर करके प्लस कर दो इस तरह से। ओके, ये ऐसे हो गया। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पर कॉस थीटा निकालेंगे। थीटा निकालना है, एक्चुअल में हम लोगों को एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा आ गया तो फिर थीटा भी आ जाएगा ना। लेकिन कॉस थीटा निकालने का ये जो फॉर्मूला है, इसके लिए हमको दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों लाइन दी हुई है ना, इन दोनों लाइन में जो LMN है, इसके रिलेशन से हम इन दोनों लाइन का LMN के फॉर्म में दो इक्वेशन बना के लाते। कैसे करोगे, सपोज ये जो इक्वेशन है इसको नंबर 1 दे देना लिख के, इस इक्वेशन को नंबर 2 दे देना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1। यहाँ पर देखो 5L M और 3N, M अकेला है, चलो M की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये 5L उस तरफ गया तो -5L, 3N उस तरफ गया तो -3N। ओके, तो M क्या आ गया, माइनस कॉमन 5L प्लस 3N, थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये पहले इक्वेशन से मुझे M की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते, ये जो M की वैल्यू है ये दूसरे में रख दो, पुट M वैल्यू इन 2। कैसे करोगे, देखो ये जो M की वैल्यू है वो सेकेंड वाले में जहाँ भी M है वहाँ M की जगह ये रखना। चलो सॉल्व करते हैं। 5 लिखा है यहाँ पर, देखो 5 M की जगह पर ये रखना, माइनस 5L प्लस 3N, ये हो गया, देन इंटू N, ये हो गया -2NL प्लस 6L, फिर से M आया, देखो इस M की जगह ये रखो, -5L प्लस 3N, इस तरह से, और इक्वल टू क्या है 0। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे सॉल्व करो इसको, 5 ये माइनस है ना, ये अंदर दोनों के लिए, ठीक है, तो -5 5 25L और ये N भी आके मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 15N और N स्क्वायर माइनस ये 2NL है, देखो यहाँ LN है यहाँ NL है, इसको भी LN ही लिख दो, चलता है इसे। अब ये 6L अंदर जाएगा 5L और 3N से मल्टीप्लाई, 6 5 30 L और L स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस माइनस, अब ये 6 3 18 L और N LN, अब देखो ये प्लस है, अच्छा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस, ये माइनस दोनों के लिए था, याद रखना। चलो अब देखो ये क्या है, -15N स्क्वायर, अभी देखो -25LN और -2LN, देखो -2LN और ये तीनों एक ही जैसे है, देखो ये तीनों में LN है, तो कैसे होगा, देखो -18 और -2 दोनों मिलके -20 LN हो जाएंगे,
और -20 और -25 मिलके -45 ln हो जाएगा, ठीक है। और बच क्या गया ये 30 -30 L² इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो ये 15 के टेबल में तीनों आते हैं, तो 15 से डिवाइड कर दो, -15 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसा समझो, तो ये माइनस वाले भी सारे साइन प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस हो गया, 15 से डिवाइड किया n², ये प्लस हो गया 15 3 ज़ा 45, ये प्लस हो गया 15 2 ज़ा, ओके। सो ये आ चुका है 15 से डिवाइड करके। अब आगे इसको ऐसा फैक्टराइज करो कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 + 1 3, तो आ चुका है। इसको स्प्लिट करो, ये जो 3 ln है, इस 3 ln को स्प्लिट करके ये लेना 2 ln और 1 ln, 2 ln + 1 ln, और ये फिर 2L² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से करो, ऐसे n कॉमन ले लिया तो n + 2l प्लस यहाँ से l कॉमन लिया तो n + 2l इज इक्वल टू 0। देखो ये n + 2l 2 बार आया, तो n + 2l को एक बार लिखा, फिर n + l को एक बार लिखा 0। इसका मतलब क्या है, n + 2l इज 0 और n + l इज इक्वल टू 0, ये आ चुका है। अब ये दो केसेस आए, दोनों केस यूज़ करके हम आगे सॉल्व करेंगे। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। पहला केस क्या था, देखो n + 2l इज इक्वल टू 0, ये l है, ओके, n प्लस, सो n इज इक्वल टू -2l और, ओके, n इज इक्वल टू -2l और n इज इक्वल टू -l। देखो ये +l उस तरफ गया तो -l। दो हम लोगों को जो लाइन थी, ये दो लाइन के लिए हम लोगों को दो इक्वेशन आया। ये जो दो इक्वेशन है वो क्या है, ये जो दोनों लाइन आई थी ना, दोनों लाइन, उसका इक्वेशन आया। अब यहाँ पर ये जो n और l है, ये क्या है nl, तो ये जो lmn होता है ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस होता है। हम लोग अब डायरेक्शन रेशियो की हमको ज़रूरत है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब ये डायरेक्शन रेशियो के बेसिक में मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, याद करो क्या था कि जो l m n, इनके साथ जो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ना, एक मिनट, ये m के साथ b होता है, a b c, इनका एक रेशियो जो कॉमन होता है, इस तरह से ये लेते हैं, समझ में रहा, लैम्डा। यानी जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ 3 ऐसे नंबर होते हैं जिनका रेशियो फिक्स होता है एंड उसको हम लैम्डा बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसको इस फॉर्म में लाते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म में लाने के लिए हम ABC निकालने के लिए ये फॉर्म में लाएंगे, तो पहले यूज़ करते हैं, ओके, पहले इसको यूज़ करते हैं। चलो, इफ़ n इज इक्वल टू -2l, अगर n की वैल्यू -2l है तो चलो अब याद करो थर्ड में क्या था, फ्रॉम 3 क्या था, देखो m इज इक्वल टू -5l 5। देखो यहाँ से l क्या है, ये l तो पता नहीं बट n है, देखो n की वैल्यू है ना, तो 5l को l रखो, प्लस 3n, तो 3n की जगह पर क्या है, देखो n क्या है -2l, ओके, ये सो m क्या आ जाएगा, देखो माइनस, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, काम करते हैं, एक मिनट, हाँ, समझने की कोशिश करो। चलो अगला स्टेप मैं यहाँ करता हूँ, m इज इक्वल टू माइनस, देखो ये 5l और प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6l, सो m इज इक्वल टू -5l - 6l, सो -l, m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस l, m और l सेम आया, और m और l सेम है, और यहाँ पर l क्या है, देखो यहाँ से अगर हम करते हैं l क्या आ जाएगा, l, ये -2 यहाँ पर आया तो क्या आएगा, n/-2, यहाँ पर l क्या आ गया, देखो ये जो l है -2 यहाँ आया तो n के नीचे आ जाएगा ये, तो m और l सेम है, और l क्या है, n/-2 है, देखा आपने कैसे। तो m l n हम लोग कैसे लेते हैं, lmn लिखते हैं ना, lmn, तो पहले l वाले को लिखो, ये l, फिर m, फिर n/-2, जो साइन, अच्छा यहाँ पर अपॉन कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसका अपॉन कुछ नहीं है 1। अभी मैंने आपको बेसिक सिखाया था, l/a होता है, m/b होता है, n/c होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज़ है। ये क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 है, ये a2 अरे b1 है, a1 b1 c1, ये b1 इज इक्वल टू 1 है, और ये c1 इज इक्वल टू -2 है। तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ आ गए। किसके डायरेक्शन रेशियोज़ आ गए, जो पहली लाइन थी, ये जो पहली लाइन थी समझो, ये वाली लाइन a1 b1 c1, जिसके ये जो यहाँ पर हमें जो पहला इक्वेशन मिला था n + 2l = 0, इसका यूज़ करके lmn का जो रिलेशन आया, उस lmn के रिलेशन के अपॉन में हमने जो नंबर्स आए थे, उन नंबर्स को हमने कंसिडर किया डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ फर्स्ट लाइन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन के लिए करेंगे। सेकेंड लाइन के लिए क्या था, दिस, देखो
n इज इक्वल टू माइनस एल। पहला लाइन ये था n इज इक्वल टू माइनस 2l, ये जो केस था ये हमने कंसिडर कर लिया था। अब ये दूसरा केस कंसिडर करते हैं और इसी तरह से वापस से डायरेक्शन रेशियोज लाते हैं। ओके, फॉर n इज इक्वल टू माइनस एल, इस तरह से देखना ध्यान से। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये बाद में यूज़ आएगा, अभी फिलहाल ये करते हैं। n इज इक्वल टू माइनस एल होगा, फिर से 3 में रखो, फ्रॉम 3 क्या है देखो यहाँ पर m इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 5l प्लस 3n 5। अब l की वैल्यू देखो एक मिनट, 5l प्लस 3n, n दिया है देखो माइनस एल, 3n की जगह पर माइनस एल है, इस तरह से मैंने सब्सटीट्यूट किया, n की जगह पर माइनस एल। सो m इज इक्वल टू माइनस 5l प्लस माइनस माइनस 3l। सो m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस 3l माइनस 2l। ठीक है, ये आया है और ये m इज इक्वल टू माइनस 2l आया। और क्या रिलेशन आया इसमें देखो, यहाँ पर एक्चुअल में n क्या था, n इज इक्वल टू माइनस एल था। तो अगर यहाँ से मैं सिर्फ l निकालता हूँ, देखो l की वैल्यू फाइंड करते, तो l क्या आएगा, माइनस इस तरफ आया तो n अपॉन माइनस 1 आएगा l। और यहाँ से अगर l निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू ये माइनस 2 m के नीचे आया तो m अपॉन माइनस 2। तो l की ये दो वैल्यू आई, देखो l इसको सेम है m अपॉन माइनस 2 को, और l यहाँ पर क्या है, n अपॉन माइनस 1 को सेम है। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन अगर बनाते हो तो क्या आता है, l इज इक्वल टू l के बाद देखो mn लेना चाहिए, l के बाद m फिर n। सो l इज इक्वल टू m अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू, और l की वैल्यू किसको सेम है, n अपॉन माइनस 1 को सेम है। तो इन दोनों को मिला के कंबाइंड रिलेशन ये आया। अब इस रिलेशन में l के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब देखो l m n का रिलेशन 3 नंबर के साथ रेशियो आया a b c। तो ये जो है ये a2 है 1, और ये b2 है 2, और ये c2 है माइनस 1। तो ये क्या आया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन आया। अभी हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला था a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन का, ये डायरेक्शन रेशियो है सेकेंड लाइन का। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो दो लाइंस के लिए रिलेशन था एलिमेंट का, उसको सॉल्व करके हमने दो इक्वेशन लाया दोनों लाइन के लिए। ओके, इन दोनों के लिए पहला था n प्लस 2l इज इक्वल टू 0, ये था n प्लस 2l इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन का इक्वेशन था n प्लस l इज इक्वल टू 0, ये था n प्लस l इज इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करके हमने इक्वेशन नंबर 3 में एक रिलेशन लाया एलिमेंट का, जिससे हमको डायरेक्शन रेशियो मिला a1 b1 c1। और दूसरा जो केस था दूसरी लाइन का, ये उसको सेम वे से हमने यूज़ करके एलिमेंट का रिलेशन लाया ये, और जिससे हमको a2 b2 c2 मिला। तो अभी तक तो इन दोनों के हमने क्या निकाले हैं, डायरेक्शन रेशियोज, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2। बट निकालना क्या है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो एंगल होता है दोनों लाइन के बीच में, उसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम करेंगे। बट ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमको क्या ज़रूरत थी, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की ज़रूरत थी, जो अब हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब आगे करने के लिए मुझे और जगह की ज़रूरत है। मैं आपको साइड दे रहा हूँ, आप यहाँ से कॉपी कर लो स्टॉप करके, इसके बाद मैं रफ करता हूँ और यहाँ पर वापस आगे बताता हूँ। अब चलो आगे देखते हैं क्या है ये कॉस थीटा फाइंड करना। अब कॉस थीटा के लिए हम लोगों को किसी से जरूरत है, a1 b1 c1 जो आ चुका है, यहाँ से 1 1 माइनस 2, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं, इसकी ज़रूरत थी। और यहाँ से दूसरी लाइन जो थी वो क्या आया था, उसका डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 2 माइनस 1, क्या आया था 1, ये माइनस 2 है, 1 माइनस 2, हाँ, और माइनस 1 ये आ चुका है। तो दो आ चुके हैं ये दोनों रेशियो, इसको मैं साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ, a1 इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2, 1 b1 1 माइनस 2। ओके, ये आ चुके हैं। और a2 b2 c2 क्या है, देखो इधर आया 1, एक मिनट, हाँ, इक्वल टू 1, और b2 क्या है, देखो ये माइनस 2 है, मैंने माइनस नहीं लिखा था, ठीक है, माइनस 2, इसको अच्छे से लिखता हूँ, रुको। ये a2 1, b2 माइनस 2 और c2 माइनस 1, यहाँ लिख देता हूँ b2 माइनस 2 और c2 कितना है, माइनस 1। अब देखो ये फॉर्मूला है, हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो कैसे होगा, कॉस थीटा, डायरेक्ट उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा सोल्यूशन देखो, मिटा के वापस लिख रहा हूँ फॉर्मूला। ये लिखने के बाद इस स्टेप के बाद ये लिखना। ओके, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी डायरेक्शन रेशियोज। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, मॉड में क्या था, a1 a2 का मल्टीप्लाई, देखो मैंने एक के नीचे एक जानबूझ के लिखा, 1 इंटू 1 प्लस b1 b2 1 इंटू माइनस 2 1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया रूट। अब यहाँ पर 2 बार रूट होगा, ये देखो 2 बार रूट होगा, ये तीनों का स्क्वायर करके प्लस करना, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर,
1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू फिर से रूट, फिर इन तीनों का स्क्वायर 1 स्क्वायर, फिर माइनस 2 स्क्वायर, फिर माइनस 1 स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर करके किया। ओके, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -1 तो +2 अपॉन ये क्या आ गया रूट 1 1 2 हो गया और -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 √6। ये भी देखो -2 स्क्वायर 4 + 1 5 + 1 6 तो √6 कॉस थीटा। देखो 2 और -2 0 तो क्या है 1, √6 और √6 स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, यानी √6 6 होता है सीधा। ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी मॉड के बाहर निकल के, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/6। ओके, पॉजिटिव आ जाएगी, मॉड है ना इसलिए। थीटा क्या आ जाएगा, कॉस उस तरफ गया तो कॉस इनवर्स 1/6। तो ये फाइनल वैल्यू आपको आ चुकी है थीटा की। थोड़ा सा लंबा चौड़ा सोल्यूशन हो गया, पहले मैंने पूरा लिखा था, बोर्ड भर गया था, फिर ये रफ करके आगे की है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप रिपीट करके इसको देखो। ओके, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन से जो मैं आपको अभी बता रहा था। आज के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 किया। 10, 11, 12 तो इजी था, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो का जो रिलेशन यूज़ करके हमने इजी निकाला। बट ये 13, 14 थोड़ा सा लंबा था, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें बेसिक मालूम रहेगा, रिलेशन मालूम रहेगा, तो आपको ईजी लगने लगेगा। तो यहाँ पर 5.3 जो है मैं घोषित करता हूँ कि फिनिश हो गया है। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा वेक्टर जो है ज्योमेट्री स्टाइल में है, तो हर एक चीज़ें जो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है। इसके बाद अभी 5.4 और 5.5 है। 5.4 और 5 जो है अभी हम जो सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट सीख रहे थे 5.3 में। स्केलर प्रोडक्ट में मतलब क्या था कि डॉट प्रोडक्ट था, मैग्नीट्यूड था। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ पर डायरेक्शन भी आएगा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा उसके अंदर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 शुरू करेंगे। थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं हम, लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना कि काम करोगे तो सब खत्म हो जाता है। तो एक बार यही एक बड़ा चैप्टर है हमारे पास, एक बार 5.4 और 5.5 हो गया तो ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और ये चैप्टर खत्म हो गया तो आगे के चैप्टर जो एक एक एक्सरसाइज के बहुत ही इजी है। हमारा जो मैक्सिमम चैप्टर कवर हो चुके हैं, और मैं मिसलिनियस वगैरह भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ होने वाला है। फिलहाल मैं गाइडेंस में बिजी हूँ, जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स निकले हैं, एडमिशन प्रोसेस वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको साथ साथ में पैरेलल गाइड करते रहूँगा। आप लोग जो है अच्छे से सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा दिनेश सर, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें आपको ग्रुप भी मिलेगा, HSC साइंस DG सर्च करोगे तो हमारा 12th का ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लो। ओके, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सब अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।